अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब ठीक हैं। एक सवाल है आप सबके जहन में कि जंग कब रुकेगी। यूएस इसराइल की वॉर अगेंस्ट ईरान ये कब अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। क्यों? ज़ाहिरी बात है, गोल्ड प्राइसेस फ्लक्चुएशंस आ गई। जिन्होंने शादियां करनी थी अपने घरों में वो परेशान है। जो 50, 60, 70 हज़ार रुपये तनख्वाह पे डेली जॉब पे जाता है वो परेशान है। पेट्रोल प्राइसेस कैसे वो मीट करे। इंडस्ट्रीज परेशान है। बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट कंपेटिटिवनेस से हम बाहर हो जाएंगे। स्टेट परेशान है, आम आदमी परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, लेबर परेशान है, अनएम्प्लॉयड भी परेशान है। तो हर कोई एक ही चीज़ डिस्कस कर रहा है कि वॉर क्यों नहीं रुक रही, रुक जानी चाहिए। इतने ज़्यादा मुज़ाकरात हुए हैं, क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है। एज यू ऑल नो कि पाकिस्तान हैज़ बीन प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंटल रोल कि ये वॉर किसी तरीके से निगोशिएट हो के एक पीस डील हो जाए और ये वॉर क्लोज हो जाए। बोथ साइड्स, यूएस एंड ईरान, दे आर अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान एफर्ट। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हर हफ्ते एक आध दफ़ा ट्वीट कर देते हैं और वो पाकिस्तान को कमेंट कर रहे हैं, वो प्रेज़ कर रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प वो भी हफ्ते में 2-3 दफ़ा हमारा नाम लेके कह देते हैं कि दे हैव बीन डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब। और थर्ड स्टेक होल्डर्स, पैसिव स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस वॉर, गल्फ कंट्रीज, दे आर आल्सो प्रेजिंग पाकिस्तान। लास्ट 1 वीक में पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो 3 दफ़ा तेहरान गए हैं अनअनाउंस्ड। बस ये पता चलता था कि उधर पहुंच के किसी से मुलाकात कर रहे हैं। कब गए हैं नहीं पता, क्यों गए हैं या अनाउंस करके गए हैं, नो। सो ड्राफ्ट्स, डिफरेंट ड्राफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। ईरानियन ड्राफ्ट यूएस के साथ एक्सचेंज किया जाता है, यूएस ड्राफ्ट ईरानियंस के साथ एक्सचेंज किया जाता है ताकि एक पीस डील हो जाए। ग्लोबली दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती इस वॉर को, पाकिस्तान भी नहीं कर सकता। हम तो वैसे इकोनॉमिकली फ्रेजाइल कंट्री हैं। हम बहुत, हमारी इकोनॉमी में इतनी इंड्योरेंस नहीं है कि वो एक्सटर्नल शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सके। ना हम कोविड में कर सके, ना हम अदरवाइज कर सके। तो सवाल ये है कि पीस डील क्यों नहीं हो पा रही, बैरियर्स क्या है, किधर जाके स्टक हो जाते हैं मामलात। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। और दोनों साइड्स के जो वॉर गोल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। अब बात यहाँ से शुरू होगी। जाहिर बात है, जब तक वॉर गोल्स नहीं पता चलेंगे, हमें ये नहीं पता चलेगा किसने कितने वॉर गोल्स मीट किए। जब तक दोनों के वॉर गोल्स की परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों साइड्स जो हैं वो किस बात को लेकर डिससेटिस्फाइड है। जब तक सेटिस्फाइड साइड्स और डिससेटिस्फाइड साइड्स को हम नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि पीस डील क्यों नहीं हो रही। तो लेट्स अंडरस्टैंड द वॉर गोल्स। यूएस जब इस वॉर में आया था तो वो क्या गोल्स लेके आया था। यूएस का प्राइमरी गोल था कि हम जब वॉर से बाहर आएंगे तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रक्ट हो चुका होगा। सोचने की बात तो ये भी है कि सर, जब लास्ट ईयर 12 डे वॉर जो थी आपकी ईरान के साथ, उसके बाद भी आपने बोला था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने ख़त्म कर दिया।
वो ख़त्म हो गया था तो ख़त्म हुई चीज़ को दोबारा ख़त्म करने आपने वॉर शुरू कर दिया। तो दो बातों में से एक बात है, या तो आप बहाना बना रहे हैं, एक्सक्यूज़ बना रहे हैं अटैक करने का, तो या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका लास्ट ईयर का वॉर आपका फेलियर था। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी अगर आपकी समझ में आती है तो आप बता दीजिए। हाँ जी। भी तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है तो ठीक है, आप बता दें। तो उन्होंने कहा जी हमने ईरान के अंदर से ईरान का जो यूरेनियम स्टॉक पाइल है वो निकालना है। ईरान के पास अराउंड 600 kg यूरेनियम ऐसा है जो 60% एनरिच्ड है। 60% एनरिच्ड यूरेनियम को 90% करना या 90% से आगे जाना, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। एक्चुअल मुश्किल स्टेजेस दो ही होते हैं कि पहले 5% एनरिचमेंट एंड 5 को 20 पे लेके जाना, ये बहुत टेक्निकल होता है। फिर सेकंड सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है 20 से 60 पे जाना। तो ये तो ईरान पूरा कर चुका है। तो उसके बाद अब 90% पे जाना मुश्किल नहीं है। अगर उनको 5-6 महीने भी मिलते हैं एनरिचमेंट को इंक्रीज़ करते तो वो ये काम कर लेंगे। दूसरा, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को परमानेंटली हमने डिसमेंटल कर देना है। और तीसरा कि हमने ईरान को इनकैपेबल करना है कि वो इनकैपेसिटेट कर दें कि ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू ना कर सके और न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। दूसरा था कि हमने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना है। जो ईरान के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स का, थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं स्मॉल शिप्स की वगैरह वगैरह, हमने जब वॉर ख़त्म करनी है तो तब ये वाले सारी चीज़ें हमने तबाह करके रख देनी है। और वो हर हफ्ते क्लेम करते भी हैं कि हमने ईरान के सारी नेवी तबाह करके रख दी। हर हफ्ते ट्रंप साहब जो हैं वो ये बात कहते हैं। अच्छी बात है, कर दी, ठीक है। तो एक छोटा सा मासूमाना सवाल है हमारा, अगर ईरान की नेवल कैपेबिलिटीज तबाह हो गई हैं तो सर फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा लें। दैट्स इट, खुलवा लें। थर्ड, जब वॉर ख़त्म होगी तो ईरान का जो प्रॉक्सी नेटवर्क है, जो हिजबुल्लाह, हमास वगैरह, हौदीज़ और बहुत सारी शिया मिलिशियाज हैं जो ईरान, जिनको इराक़ में, सीरिया में एक्टिवेट ईरान ने किया हुआ था 15-20 साल से, फातमियून, ज़ैनबियून और हिजबुल्लाह, हौदीज़ यमन में, हिजबुल्लाह लेबनान में। तो वो कह रहे थे कि हमने ईरान को इनकैपेसिटेट करना है कि वो अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को कंटिन्यू ना कर सके। और इसमें उनकी कुछ पार्शल सक्सेस भी है। हिजबुल्लाह का उन्होंने काफ़ी ही नुकसान किया है। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में हसन नसरुल्लाह हैं, उनको उन्होंने एयर स्ट्राइक में उनका मर्डर कर दिया था। फिर उनकी सेकंड लीडरशिप आई थी, उनका मर्डर हो गया। 7-8 जो टॉप कमांडर्स थे, एलीट कमांडर्स थे उनको उन्होंने इसी तरीके से स्ट्राइक करके तो उनको मर्डर कर दिया उनका। हमास में भी काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप लेवल पे तो काफ़ी नुकसान किया है। फिर एक और पेजर्स अटैक हुआ था हिजबुल्लाह पे ही, तो हिजबुल्लाह के थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स जो थे वो डिसेबल हुए थे। कुछ क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे और कुछ परमानेंटली डिसेबल हो गए। किसी के बाजू का इशू आ गया, किसी की टांग का इशू आ गया, किसी के जो है ना वो कान का इशू आ गया, लिसनिंग इम्पेयरमेंट आ गई। तो पार्शल सक्सेस यहाँ पे है, ठीक है। आगे है हमारे पास कि ईरान में रिजीम चेंज करना है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तो रिजीम चेंज का मतलब ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनको हमने शहीद कर देना है, वो तो हो गए, वो दुनिया से चले गए। एक इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ना, यूके कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एक बड़ी मज़े की स्टेटमेंट बोली जाती है, किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। किंग इज़ डेड, किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग।
किंग मर गया तो लॉन्ग लिव द किंग कैसे हो गया सर? सर किंग मर गया, नया किंग आ गया, द पोजीशन ऑफ किंग वो कंटिन्यू हो रही है, वो नहीं खत्म हो रही। सुप्रीम लीडर शहीद हो गए, नए सुप्रीम लीडर आ गए सर। क्या ईरान में सिविल वॉर शुरू हो गई है? क्या ईरान में लोग लड़ पड़े हैं कि जी नहीं मैंने सुप्रीम लीडर बनना है? क्या वो हायरार्की तबाह हो गई है? यू मे डिसएग्री विद ईरानियन रिजीम के उनके जो हार्ड मेजर्स लेते हैं वो अपनी पब्लिक के अगेंस्ट, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। लेट्स नॉट गो इनटू दैट स्टोरी। लेट्स टॉक अबाउट कि क्या वो हायरार्की ब्रेक हुई है, क्या वो चेन ब्रेक हुई है? नहीं हुई सर, वो उधर ही है। आपने उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो फोर्स है उसके 4-5 हेड मार दिए, वो फोर्स अभी भी चल रही है। सुप्रीम लीडर शहीद हो गए, नए सुप्रीम लीडर आ गया। डिफेंस मिनिस्टर 2 या 3 इनके शहीद किया आपने, वो भी रिप्लेस हो गए। तो लेयर्ड सिस्टम जो है उनका, वो नीचे से नया बंदा प्रोड्यूस करके ऊपर बिठा देता दोबारा। किस बात का रिजीम चेंज हुआ सर? सर्टेन इंडिविजुअल्स जो है वो दुनिया से गए हैं, रिजीम तो नहीं चेंज हुआ ना। तो अगर तो आपके रिजीम चेंज का मतलब ये था कि बंदे मार देने हैं चंद एक इंडिविजुअल, वो तो मार दिया आपने, तो इंडिविजुअल चेंज हुए सर, रिजीम चेंज नहीं हुआ। ठीक हो गया, ये भी हो गया। अब ये थे, उन्होंने यहाँ तक किया, इनको ये था कि ईरान में, ज़ाहिर बात है ईरान एक इकोनॉमिकली फ्रेजाइल कंट्री है और उधर पब्लिक ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, सप्रेस करती है उनकी गवर्नमेंट उन्हें। जब भी प्रोटेस्ट आते हैं उनको आयरन हैंडली डील किया जाता है, हज़ारों लोग जो हैं वो मार दिए जाते हैं। तो इनको था कि जो लोग भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, तो ईरान में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है ना वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो हम जैसे ही इनकी गवर्नमेंट पे अटैक करेंगे ना तो लोग रोड्स पे निकल आएंगे। लीबिया की तरह जैसा मोमर कदाफी को साइड पे किया था तो ईरान में भी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ। ट्रंप ने ट्वीटें कर करके बोला टेक ओवर योर गवर्नमेंट। पंजाबी में कहते हैं कि पैड़ियां आता पै जांदियां ने। इनको था वेनेजुएला एक शाम में हमने मैनेज किया, एक शाम में। तो ईरान भी वेनेजुएला है, तो वेनेजुएला की तरह ना ईरान को भी उठा लेंगे। ये जो मिसकैलकुलेशंस है ना, ये उनको एक ऐसी जगह पे जाके फंसा के बिठा दिया उन मिसकैलकुलेशंस के। उनको समझ नहीं आ रही कि अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। अभी इसको भी एनालाइज करते हैं, लेकिन लेट्स एनालाइज ईरानियन वॉर गोल्स एट फर्स्ट। पहले यूएस के वॉर गोल्स आपने देखे, तो अब ईरान के वॉर गोल्स देखते हैं। जाहिर बात है ईरान ने अटैक नहीं किया, ईरान पे अटैक हुआ है। ईरान इज नॉट अग्रेसर इन दिस स्टेट, इन दिस केस ईरान इज द विक्टिम इन दिस केस। सो ईरान को डिफेंड करना है खुद को। जाहिर बात है वो अग्रेसर थोड़ी है, तो वॉर गोल्स तो इनके होंगे ना जिन्होंने अटैक किया। तो ईरान ने खुद को डिफेंड करना है, तो ईरान ने मेक श्योर करना है कि उसने अपना डिफेंस किया है। सो ईरानियन परफॉर्मेंस जज होगी क्या ईरान ने खुद का डिफेंस किया कि नहीं किया। और यूएस की इस बात पे जजमेंट पास की जाएगी कि यार यूएस जो डे 1 वॉर गोल्स लेके वॉर में एंटर हुआ था, वो वॉर गोल्स कितना पूरे हुए हैं। दोनों की जजमेंट्स अलग अलग हैं। अब ईरान के वॉर गोल्स ये थे कि भाई हमने रिजीम सर्वाइव करना है, तो सर वो तो अभी तक कर रहा है। सर्टेन इंडिविजुअल्स रिप्लेस हुए हैं लेकिन रिजीम खड़ा हुआ है। जब से वॉर शुरू हुई है पब्लिक ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया, तो मिसकैलकुलेशंस तो हो गई हैं यूएस से। दूसरा, हमने यूएस और इसराइल के अगेंस्ट डिटरेंस रिस्टोर करना है। पार्शियल सक्सेस है इस चीज़ पे। यूएस और इसराइल को नहीं था आइडिया कि ईरान जो है वो वॉर को प्रोलॉन्ग कर पाएगा या वॉर को इस अंदाज में कंडक्ट करेगा कि यूएस के जो एलाइज हैं, जो गल्फ के एलाइज हैं, सऊदीया, कतर, यूएई वगैरह, वो भी यूएस को प्रेशराइज करना शुरू करेंगे कि भाई वॉर बंद करो। तो काफ़ी इसमें पार्शियल सक्सेस तो इस पॉइंट में है ना ईरान की। तीसरा, वेरी इंटरेस्टिंग,
कॉन्फ्लिक्ट फटीग दे दो, वॉर फटीग दे दो अगले को, थका दो अगले को, वॉर को प्रोलॉन्ग करो, इसको कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन के, वॉर प्रोलॉन्ग करो और फिर हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन का नुकसान करते रहो। तो आप अगर कल की रिपोर्ट देखें जो यूएस कांग्रेस में पेश हुई है, कल हुई है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा, उनका जी $29 बिलियन यूएस के लग गए अब तक, $29 बिलियन, ठीक है। 42 के करीब अमेरिकन जहाज जो वो उड़ गए। तो मुझे कोई ये मत बताए कि ईरान के भी तो 400 जहाज उड़े, तो ईरान ने कभी खुद को सुपर पावर क्लेम भी तो नहीं किया। ईरान ने कभी खुद को ये भी तो नहीं क्लेम किया कि मैं पूरी दुनिया चलाता हूँ, मेरी मिलिट्री के बराबर दुनिया की कोई मिलिट्री नहीं, मेरी टेक्नोलॉजी के बराबर दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं। यह क्लेम तो इनके 42 कैसे गिर गए? कहीं गिरे, कोई पार्शली खराब हुए हैं, कोई खड़े खड़े मिसाइल खा बैठे हैं बेस पे खड़े खड़े। तो 42 के करीब इनके फाइटर जेट्स और मिलिट्री लॉजिस्टिक सप्लाई के जो जहाज़ होते हैं, इस तरह के बड़े बड़े जहाज़ जो है ना, C-130 तक इनका तबाह हुआ है। तो स्लोली वॉर को लेके चलो, अगले का नुकसान करते रहो। इनको नहीं था आइडिया कि ईरान वॉर प्रोलॉन्ग कर जाएगा, या वॉर जब प्रोलॉन्ग होगी तो प्रोलॉन्ग होने के साथ साथ ईरान का नुकसान होना रुक जाएगा, या ईरान के नुकसान होने का पेस कम हो जाएगा। तो ईरान ने वॉर को वॉर ऑफ एट्रिशन में कन्वर्ट कर दिया। ईरान को पता था वॉर जैसे ही प्रोलॉन्ग होगी, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दूंगा, दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आएगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, पूरी दुनिया प्रेशर पुट करेगी यूएस के ऊपर कि भाई वॉर बंद करो, दुनिया भर में महंगाई आ गई है, इन्फ्लेशन आ गया, अब क्या कर रहे हो। तो इस पॉइंट पे टर्निंग द वॉर इनटू वॉर ऑफ एट्रिशन टू पुट मैक्सिमम प्रेशर ऑन द यूएस, इस पॉइंट पे ईरान की सक्सेस काफ़ी हद तक विजिबल है, काफ़ी हद तक विजिबल है। एंड लास्ट, प्रिजर्विंग द न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड एनरिच्ड यूरेनियम, इस पे सारी निगोशिएशन फंसी इस बात पे हुई है। यूएस कहता है कि हमने ये यूरेनियम वापस निकालनी है, ईरान कहता है हम वापस नहीं करेंगे। तो इस पे डिफरेंट प्रपोजल्स आ रहे हैं कि इसका क्या करना है। अब एक प्रपोजल यह है कि इस यूरेनियम को ईरान में इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के सुपरविजन में इसको डाइल्यूट कर दिया जाए, या इस यूरेनियम को ईरान से निकाल के यूएस को हैंड ओवर करने की बजाय रशिया या चाइना जो ईरान के दोस्त हैं उधर उनको हैंड ओवर कर दी जाए। तो इस पे डिफरेंट प्रपोजल्स हैं। एक्चुअल जो निगोशिएशन स्टक है वो इस पॉइंट के ऊपर है। तो यहाँ से हम अब समराइज कर लेते हैं कि यूएस की मिसकैलकुलेशंस क्या हैं वॉर को लेके। तो वही बात कि दे मिसकैलकुलेटेड कि ईरान वॉर की जो स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस है उसको कैरी कर पाएगा कि नहीं। दे डिडंट थिंक दिस वे कि ये हो पाएगा, पर ये हुआ है। दूसरा, ईरान की जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर डायनामिक्स है उसको मिसरीड किया उन्होंने। कैसे मिसरीड किया उन्होंने? दे हैड नो आइडिया कि ईरान की जो ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हैं वो इतना ज़्यादा डैमेज कर देंगी, या हमारे जो डिफेंस सिस्टम्स हैं जो हमने मिडल ईस्ट में इंस्टॉल किए हुए हैं वो ईरान की जो है वो आने वाले जो मिसाइल अटैक्स हैं या ड्रोन अटैक्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर पाएंगे। आल्दो दे डिड, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, इंटरसेप्शन काफ़ी हुई है, बहुत हुई है, अच्छे पेस पे हुई है इंटरसेप्शन। बट जो इंटरसेप्शन नहीं हुई, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। आप तो नाम रखते हैं बड़े बड़े, जी आयरन डोम है, यहाँ से कुछ गुजर नहीं सकता, ये जी एरो है, और ये जी वो पैट्रियट सिस्टम है, यहाँ ये तो जी यहाँ से कुछ गुजर के दिखाए। तो अगर 100 में से 5 ड्रोन भी जाके हिट हुए हैं जो आपसे इंटरसेप्ट नहीं हुए, तो हमें ये मत बताएं कि 100 में से 95 इंटरसेप्ट हो गए हैं, हमारी टेक बहुत अच्छी है। आपने कहा था फुल प्रूफ है, नाम आपने रखे हुए थे आयरन डोम जैसे, इसराइल ने अपने उसका आयरन डोम रखा हुआ नाम, कि यहाँ से गुजर के दिखाए कुछ। तो फिर तो ये ईरान की वॉरफेयर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को मिसजज कर गया, मिसरीड कर गया। एंड इनको नहीं था आइडिया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में ये कुछ कर जाएगा, बंद कर देगा।
अभी तक नहीं खुलवा पाए हैं। जो है वो 1.5-2 महीने हो गए। करवा लेना यार, खुलवा लें। आप तो बड़ा क्लेम करते हैं ईरान की नेवी तबाह हो गई है, तो फिर जाएं खुलवाएं, शाबाश। क्या हो, क्या मसला क्या है, जाएं खुलवाएं। अब ईरान ने भी सर्टन मिसकैलकुलेशंस किए हैं यूएस की तरफ। इनको नहीं था आइडिया कि यूएस एस्केलेशन लैडर को यहाँ पे ले जाएगा, एस्केलेट करके वॉर को यहाँ पे इतना ऊपर ले जाएगा। इनको नहीं था आइडिया कि यूएस की जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, हाउ डिड दे नो कि यहाँ पे फलां दिन मीटिंग होनी है, वहाँ पे सुप्रीम लीडर ने आना है। हाउ डिड दे नो कि उस बेसमेंट का, वो 7वीं 8वीं बेसमेंट में जाके मीटिंग होनी थी, उसका 3D मैप क्या है। 3D मैप था उनके पास, वीडियो मैप था। वो इतना कैलकुलेटेड था कि वो 3D मैप जो उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी, उसमें किस दीवार पे किस साइड पे क्या तस्वीरें लगी हैं ये भी पता था उन्हें। तो मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर है ईरान के, मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर। यू कैन नॉट secure your supreme leader, you cannot secure your defense minister, you cannot secure your revolutionary guards के जो head हैं उनको, you cannot secure your army chief, you cannot secure your ex president, former president अहमदीनेजाद, उनके घर पे अटैक हुआ था। वो आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि वो एक्चुअली वो अटैक उनको घर से रिहा करने के लिए किया गया था, एंड यूएस वांटेड के अहमदीनेजाद को इंस्टॉल किया जाए रिजीम चेंज करके। इस पर फिर कभी बात करेंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा, ईरान ने ओवर एस्टिमेट किया अपना प्रॉक्सी डिटरेंस को, कि मेरी प्रॉक्सी इतनी तगड़ी हैं कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर जाएंगी। लेकिन हमने देखा वॉर में हिजबुल्लाह, हौदीस, ये कुछ ज़्यादा ईरान के फेवर में कुछ कर नहीं सके। तो प्रॉक्सीज को कभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं बनाते होते सर। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्टेट खुद ही होती है। ये वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो सेकंड या थर्ड, या बल्कि थर्ड भी नहीं होना चाहिए, फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस होनी चाहिए, या इससे भी आगे होने चाहिए। तो आपने उनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस परसीव किया हुआ है। तो ये ओवर एस्टिमेशन थी। उसके बाद एक चीज जो बड़ा विजिबली नोट हुई है और पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है कि रशिया और चाइना ने इतना खुल के ईरान को सपोर्ट क्यों नहीं किया वॉर में। किया है, जाहिर बात है, कुछ ना कुछ उनको फेवर्स दी होंगी उन्होंने, लेकिन वॉर अलायंस वो तो फिर वो होता है ना जो पाकिस्तान और चाइना का अलायंस प्रूव हुआ था इंडिया के साथ वॉर में। तो इतना भी ओपन हो के चाइना रशिया सपोर्ट करने ईरान को नहीं आए। ये मिसकैलकुलेशन हुई है ईरान से। इनको था कि वो करेंगे, किया भी होगा, बट जो एक्सपेक्ट दुनिया कर रही थी या ईरान खुद कर रहा था वो नहीं हुआ, उससे बहुत कम हुआ है। तो ये है जी दोनों साइड्स के एनालिसिस के, दोनों ने क्या क्या मिसकैलकुलेशंस किए। अब आते हैं जी पीस डील क्यों नहीं हो पा रही। अब अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा पीस डील क्यों नहीं हो पा रही। वन साइड सिक्योरिटी बिकम्स द अदर साइड्स इनसिक्योरिटी। वेरी इंटरेस्टिंग। ये मकावलियन जो है वो लेवल ऑफ एनालिसिस है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान कहता है कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स अपनी सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं। यूएस कहता है जी आपके बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इसराइल के लिए थ्रेट है। एक साइड की सिक्योरिटी, दूसरी साइड की इनसिक्योरिटी। ईरान कहता है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने उसके लिए रखा हुआ है, डिफेंस के लिए रखा हुआ है, पीसफुल पर्पस है हमारा। दूसरे स्केप्टिकल है, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो कोर रियलिस्टिक, एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है ये आईआर का। दूसरा, एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड क्रेडिबल कमिटमेंट्स। याद रखिए सीज फायर तब होता है जब दोनों साइड्स एक दूसरे पर ट्रस्ट करें कि हाँ ये जो कमिटमेंट्स करेगा वो उसको पूरा करेगा।
यहाँ पे कमिटमेंट्स को लेके जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, और पर्टिकुलरली ईरान का यूएस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है कि आप प्रोमिस जो करते हो उनसे। फॉर एग्जांपल कितनी दफ़ा तो हो चुका है इस तरीके से कि जो लोग निगोशिएशंस करने आते हैं यूएस के साथ, आप उनको स्ट्राइक्स करके मार देते हो। जब निगोशिएशन टीम ही मार दी स्ट्राइक्स करके, तो फिर तो मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है दोनों साइड्स का। फिर डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स भी हैं। दोनों साइड्स डेमोक्रेसीज हैं। दोनों ने अपने पब्लिक को जाकर मुंह दिखाना होता है। आपने यूएस ने अपनी पब्लिक को बेचा है, ट्रंप ने अपने वोटर को ये बेचा कि जब वॉर खत्म होगी तो न्यूक्लियर वेपन खत्म हो चुका, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो चुका होगा, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज खत्म हो चुकी होंगी। अब वो अगर ख़त्म किए बगैर वो वापस जाता है अपने वोटर के पास, तो इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू डिफेंड देमसेल्व्स। और वो कैसे वो इलेक्टोरल कंपटीशन में फिर क्या करेंगे। अपोजिट पार्टीज जो हैं, अपोजिशन है, वो डेमोक्रेट्स हैं, वो तो छुरियाँ चाकू तेज करके बैठे होंगे ना इस बात पे क्रिटिसाइज करने। और अक्टूबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उन्होंने मिड टर्म इलेक्शंस में यूएस को टफ टाइम देना है। सिमिलरली ईरान है, तो इस वॉर ने ईरान के रिजीम को पब्लिक लेजिटिमेसी उसकी कुछ ना कुछ रिस्टोर किया कि पब्लिक वॉर में यूएस का परसेप्शन बाय करने की बजाय अपने रिजीम के पीछे जाके खड़ी होगी। या कुछ लोग खुशी खुशी और कुछ लोग मजबूरी से भी, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने यूएस या किसी और के हाथों में इस्तेमाल नहीं होना। सो मच सो कुर्द जो है उन्होंने भी इनकार कर दिया, जी हम इस्तेमाल नहीं होंगे आपके हाथों। तो दोनों साइड्स की जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं वो दोनों को पुश कर रही हैं कि वो कुछ ऐसे फैसले लें जो शायद वो नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी लेने पड़ेंगे उन्हें। लास्ट, ये सारे ऊपर वाले 3 मसाइल और उससे ऊपर वाली जो मिस कैलकुलेशंस हमने पढ़ी थी, वहाँ से एक बात समझ आ गई। प्रॉब्लम ये है, ऑल इन ऑल प्रॉब्लम ये है कि कोई ऐसी डील अभी तक शेप नहीं हो पाई जिससे फेस सेविंग ईरान को भी मिल जाए और यूएस को भी मिल जाए। अभी तक की जो दोनों साइड्स इस वॉर को इस अंदाज में एंड करना चाहेंगे कि हम पे विक्ट्री का लेबल लगे और दूसरे पे डिफीट का। लेकिन दोनों साइड्स को ये बात पता है कि हमने वॉर एंड होने के बाद अपने पब्लिक को ये बात बेचनी है कि हम तो जीत के आए हैं। तो कोई ऐसी फेस सेविंग जो दोनों साइड्स को सेटिस्फाई कर दे, एट द मोमेंट ऐसी कोई डील नहीं हो पाई है। पाकिस्तान जो कोशिश कर रहे हैं, नकवी साहब तेहरान गए हुए हैं, फील्ड मार्शल कोशिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर डार साहब कोशिश कर रहे हैं, ये सब लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कि कोई ऐसी डील निकल आए जिससे दोनों साइड्स जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाए, दोनों साइड्स को फेस सेविंग मिल जाए। जाहिर बात है कैश 22 सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें आगे का रास्ता दिख नहीं रहा, वापसी का रास्ता पॉसिबल नहीं है। तो इस डेडलॉक से निकलने के लिए कोई ऐसी फेस सेविंग चाहिए दोनों को कि रिस्पेक्टफुली दोनों इस वॉर से बाहर आ जाए। लेकिन एट दिस मोमेंट दोनों के पास कोई ऐसी डील नहीं है कि जिससे दोनों म्यूचुअली सेटिस्फाई हो जाएं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे जाके डेडलॉक आया हुआ है कि कोई भी ऐसी डील जिस शाम बन गई कि दोनों को एक फेस सेविंग मिल जाएगी, उसी शाम वॉर ने क्लोज हो जाना है। तो ये है मसाइल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।